हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों का भाग 2, पार्ट 1। और भी चीज उसके पार्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उनको पढ़ सकते हैं। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर आपको सेकंड पार्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग इसे पढ़ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट में हम मैक्सवेल के समीकरण से। मैक्सवेल के समीकरण की बात करें तो मैक्सवेल ने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जितने भी समीकरण थे उनको उपयोग करते हुए अपने निम्न 4 समीकरण दिए, जिसमें एक समीकरण तो हमने पहले पढ़ चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद्युत संबंधी गॉस का नियम। मतलब जो गॉस का नियम हमने पढ़ा था ना, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग? गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला था कि जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आएगा। और हमको पता है कि आखिर विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ये फॉर्मूला होता है। अब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो देन राइट राइट भी इक्वल कर सकते हैं। तो हमने बस इसको राइट राइट का इक्वल कर दिया, तो हमको ये फॉर्मूला मिला। इस फॉर्मूले में जो ये आप ये बंद समाकलन का साइन देख रहे हैं, ये बंद समाकलन साइन कैसे आता है? क्योंकि जो गॉस का थ्योरम था वो किसी बंद पृष्ठ के लिए था, इसलिए यहाँ पे वेक्टर ई और डॉट वेक्टर एस के साथ क्या जाता है, बंद समाकलन। अब बात ये है कि यहाँ ds लिखा है, आप बोलोगे सर यहाँ s लिखा है। तो पहले भी कई बार मैंने बताया है कि s क्षेत्रफल है और जो ds है वो किसी छोटे भाग का है, मतलब किसी बंद पृष्ठ में एक छोटा सा अल्पांश या छोटे से भाग की हम कल्पना करेंगे तो उसके पृष्ठ को दर्शाता है, तो ds। ठीक है। तो ये बन जाता है गॉस के नियम के अकॉर्डिंग पहला समीकरण विद्युत क्षेत्र के लिए। देन नाउ अपन सेकंड समीकरण की तरफ बढ़ते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। ओके। सेकंड है चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। गॉस ने चुंबकत्व संबंधी नियम दिया है, लेकिन उसके लिए जो वेक्टर v और वेक्टर ds है उसकी वैल्यू 0 आई। अब ये क्या रीजन है कि इसकी वैल्यू 0 आती है? एक्चुअली में हम इसको सबसे पहले गॉस के नियम से समझना पड़ेगा। गॉस के नियम में क्या था कि यदि किसी बंद पृष्ठ में प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तो हमें पता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगे, क्योंकि वो धनावेश से स्टार्ट होती है ना, तो बाहर की ओर आना स्टार्ट हुई। चलो ठीक है, मतलब यहाँ विद्युत फ्लक्स होगा। ओके। देन नाउ सेकेंड, यदि ये मान लो माइनस क्यू होता तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती। चलो ये भी ठीक है, विद्युत बल रेखाएं तो हो रही, कम से कम विद्युत फ्लक्स होगा। लेकिन यदि किसी में माइनस क्यू और प्लस क्यू एक साथ है, तो प्लस क्यू से जितनी बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, माइनस क्यू से उतनी ही बल रेखाएं, सॉरी, ये अंदर की ओर आएंगी, उतनी ही बल रेखाएं अंदर की होंगी माइनस क्यू से। इसका मतलब है कि यहाँ अगर अपन बंद समाकलन वेक्टर बी एंड वेक्टर डी एस इक्वल टू अप्लाई करेंगे तो इसके लिए थर्ड वाले के लिए भी ये वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। ये केवल एक सिंगल आवेश के लिए, एक एकक आवेश के लिए ही लागू हुआ था। अब चुंबकत्व में प्रॉब्लम क्या पता है? चुंबकत्व की जब हम बात करते हैं कि हमने बना लिया मैग्नेट, मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। आपको पता है ना कि मैग्नेट के दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। आप चुंबक के कितने भी टुकड़े करो, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। हमने मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ा है इस चीज को। तो जब इनको अलग नहीं कर सकते तो इसका मतलब है इनके किसी एक के लिए ये इस टाइप से फॉर्मूला नहीं आ सकता गॉस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो चूंकि एन ध्रुव से जितनी बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेगी, एस ध्रुव से चुंबकीय जितनी चुंबकीय बल रेखाएं अंदर गुजरेंगी, उनकी संख्या आपस में बराबर होगी। इस कारण यहाँ पे गॉस के नियम के अकॉर्डिंग यदि इनका बंद समांग निकाले अपन किसी विशेष क्षेत्र के लिए तो उसका मान 0 ही आएगा। रीजन क्या समझ में आ गया कि ये एकक आवेश में होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू संभव है। डबल वाला अगर इसके लिए भी यूज करेंगे तो नहीं होने वाला। और
चुंबक के दो ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते, इसलिए इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं मिलता, वैल्यू हो जाती है 0। देन अब हम इसमें बात करते हैं कि ओके, देन थर्ड समीकरण की बात करते हैं। थर्ड देखिए, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम से हम क्या देखते हैं कि बंद समाकलन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल, डीएल मतलब लंबाई, अल्प लंबाई कहेंगे, इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। अब इसको समझिए ये कैसे आता है। तो हमने पढ़ा है किस चीज के बारे में, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का द्वितीय नियम क्या था कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने इसको बराबर कर दिया, ये है विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये क्या है, विद्युत वाहक बल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको ब्रैकेट चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कैसे बना दिया, तो हमें पता है, हमने पढ़ा है एक चैप्टर में विभव प्रवणता के बारे में, कि विभव प्रवणता के अकॉर्डिंग जो मतलब एक क्वेश्चन ये भी है ना कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, तो उसी से विभव प्रवणता आता है। तो आता है dv बाई dl, माइनस से आता है, माइनस को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो d और d क्या शो करते हैं, अल्प दूरी के लिए अल्प विभवांतर, तो हम अभी d को हटा देते हैं। यदि हम अगर भी d को हटा देते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनने वाला है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो सिर्फ E इक्वल टू बनेगा v बाई एल, ये बनेगा। अब त्रियक गुणा कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा v इक्वल टू ई एल, ठीक है, v इक्वल टू ई एल। अब जो l है चाहो तो आप उसको अल्प दूरी वाला रख सकते हो, d लगा सकते हो उसमें। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमको फॉर्मूला क्या मिल जाता है कि v इक्वल टू ई इंटू डी एल। v है विभवांतर, और हमको पता है कि जब हमने विभवांतर में चैप्टर थर्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों में अंतर देखा था। दोनों में अंतर में हमको कुछ सिमिलरिटी मिली कि कई जगहों पे विद्युत वाहक बल ही क्या होता है, विभवांतर होता है। तो फ्राइडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल होगा विभवांतर के इक्वल ही होगा, तो अपन यहाँ विभवांतर को लिख देते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू एल, लिखो चाहे डीएल लिखो, लेंथ को ही शो कर रहे हैं मैं, चलो डीएल लिख देते हैं डायरेक्ट थोड़ा। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन कहेंगे कुल मिला के हमारे पास जो इक्वेशन देखने मिला वो इक्वेशन था कि एक ये और एक क्या इक्वेशन और एक ये, इन दो इक्वेशन का लेफ्ट और लेफ्ट साइड इक्वल है, अब राइट राइट को इक्वल कर दो, ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस आता है ना, हाँ, तो इनके राइट राइट को इक्वल कर दो। जब इनका राइट राइट इक्वल हो जाएगा तो देखो आपको ये वाला मिल जाएगा। और बस एक एक्स्ट्रा डिफरेंस क्या देखने मिलेगा आपको, ये बंद समाकलन, ये बंद समाकलन इसलिए क्योंकि ये भी अपन किसी बंद विद्युत परिपथ के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसलिए देखने मिल जाता है। चलो ये तो था फैराडे का द्वितीय नियम, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बता देना, देन मैं आपको उसमें रिप्लाई दे दूंगा। ओके ओके, तो इसको क्लीन करते पहले, ओके। देन हम बात करते हैं इसमें, थर्ड हो गया, देन फोर्थ समीकरण, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम के अकॉर्डिंग एक ये समीकरण है। इसके बारे में डीलिंग में क्या बताऊं, इसको तो हमने पूरा प्रूव किया है इसके पार्ट 1 में इस चैप्टर के, तो अब वहां से इसको देखना, ये पूरा डिटेल में है, पूरा समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। चलो तो ये हो गया, तो ये मैक्सवेल के समीकरण थे। अब मैक्सवेल के समीकरण के बाद हम ओके नेक्स्ट देखते हैं मैक्सवेल के समीकरण का महत्व। मैक्सवेल के समीकरण के महत्व क्या थे, हम केवल इनके पॉइंट को सिर्फ देखेंगे अभी, देन एक्सप्लेन इसके नेक्स्ट मतलब एक्सप्लेन जो करेंगे वो दो तीन टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ कैसे होती है ये मैक्सवेल भी अपनी कुछ थ्योरी में ड्राइव करते हैं, तो अभी सिर्फ पॉइंट में आते हैं। इनके अकॉर्डिंग विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, ओके। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के चाल से गति करती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे यदि इस स्पीड से गति करती है तो आपको ध्यान होगा कि ये स्पीड प्रकाश की स्पीड भी होती है, मतलब प्रकाश की चाल भी इतनी होती है, प्रकाश का वेग भी इतना होता है। देन थर्ड पॉइंट, उन्होंने कहा कि एक त्वरित, त्वरित कहने का मतलब क्या होता है कि जो किसी न किसी वेग, जो किसी न किसी
समय में अपने वेग को लगातार घटा बढ़ा रहा है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट कुछ ना कुछ हो रही है, मतलब एक समान नहीं है, त्वरित हो रही है। या फिर वो दोलनशील, या फिर किन्हीं दो स्थिति के बीच में वो दोलन कर रहा है। जैसे याद है ना क्लास 11th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सरल लोलक। तो कैसे एक लोलक अपनी स्थिति के लेफ्ट और राइट, जैसे बोलते हैं ना पेंडुलम वाली घड़ी, कैसे इस लेफ्ट राइट होते रहती है, फिर अंत में आके रुक जाती है, इसी को दोलन कहते हैं, 11th में पढ़ा हमने। तो ये दोलनशील आवेश या तो त्वरित होना चाहिए या तो दोलनशील आवेश, ये दोनों ही क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होते हैं। मतलब ये दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मैक्सवेल ने ये सिर्फ थ्योरी के फॉर्म में कहा था, उन्होंने अपने समीकरण के अकॉर्डिंग, उन्होंने अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये सिर्फ थ्योरी के फॉर्म में बताया था कि आने वाले समय में एक त्वरित या दोलनशील आवेश जो होंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसको प्रैक्टिकली नहीं किया था। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति की बात करें तो मैक्सवेल के अनुसार क्या है कि एक त्वरित आवेश परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र और परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। चलो ठीक है, ये तो हमने पार्ट फर्स्ट में भी अच्छी डिटेल में पढ़ा था इस चीज को। देन परिभाषा की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, बात समझ में इतनी, मैं इसको दो तीन लाइन में समझा रहा हूँ। पहली है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं कि जिनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। पहला पॉइंट ये, और वो लंबवत इस प्रकार होंगे कि वो ज्यावक्रीय दोलन करेंगे। ज्यावक्रीय दोलन करने का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है 10th में, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा को हिंदी में कहते हैं जया, कॉस थीटा को कहते हैं कोजया, और टेन थीटा को कहते हैं स्पर्शया। जया, कोजया, स्पर्शया। तो वही ये कह रहा है कि ये साइन थीटा के वक्री दोलन करते हैं। कहने का मतलब है कि साइन के लिए यदि मैं एक वक्र बनाऊं तो मैथमेटिक्स में साइन का वक्र कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, ये तरंग संचरण की दिशा यदि हम तरंग के लिए माने तो इसके लंबवत ऊपर नीचे ये वक्र बनाएंगे। इसलिए कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार ज्या वक्री दोलन करते हैं। अभी एक डायग्राम में आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, जो एक दोलन करते हैं कि उनका दोलन, देखो एक दूसरे के लंबवत तो होते हैं और ज्या वक्री दोलन भी करते हैं, साथ ही साथ उनका जो दोलन होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अगर ये तरंग संचरण की दिशा है तो वो दोनों क्या होंगे, इसके लंबवत होंगे, साथ ही साथ आपस में भी लंबवत होंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो चित्र में एकदम क्लियरिफाई कर देता हूँ। चलिए देखिए, ये रहा चित्र। अब इसमें देखिए, मैं पहले समझाऊं कलर क्या है। जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड। जो रेड कलर दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब विद्युत क्षेत्र। आई थिंक चेंज द कलर करते हैं ना, चलिए ओके। तो ये हमने समझा। अब देखिए चित्र में, और जो ये ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक लाइन जो सीधे जा रही है, ये है तरंग संचरण की दिशा। मतलब तरंग इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कैसे आगे बढ़ रहा है देखिए, विद्युत क्षेत्र भी इस तरंग के लंबवत है। ठीक है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है ये, और लाल वाला विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र भी इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। साथ ही साथ यदि आप विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को देखेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे के लंबवत है, चाहे किसी भी पार्ट में देख लीजिए इसके। तो ये चीज कहने का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तथा इस प्रकार ज्यावक्री दोलन करे कि वो तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत हो। तो ये है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग विद्युत चुंबकीय तरंगों के ग्राफ। ठीक है, या उसका वक्र कह सकते हैं, जिसमें आप इनको एक्स एक्सिस दे सकते हो और ऊपर वाले को वाई एक्सिस, देन सॉरी ऊपर वाले क्या देना है, वाई एक्सिस देना है, तो वाई एक्सिस नाम दे देते हैं अपन इसको, और ये वाले को जेड एक्सिस, ऐसे कुछ नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया इसके बारे में। देन अपन नेक्स्ट देखते हैं अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास के बारे में। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास के बारे में यदि हम बात करें
तो मैक्सवेल ने सबसे पहले इसको लेके आया, लेकिन मैक्सवेल का जो सिद्धांत था, मतलब मैक्सवेल की जो विद्युत तरंगों के बारे में जानकारी थी, वो केवल सैद्धांतिक थी, प्रैक्टिकल या किसी प्रकार का कोई प्रयोग उनका नहीं था। नेक्स्ट जो आता है हर्ट्ज। हर्ट्ज का जो प्रयोग था, हर्ट्ज ने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट किया और विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करके दिखा दिया। फाइनली यहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाया जेसी बोस ने, लेकिन यह भी प्रैक्टिकल या प्रयोगशाला तक ही सीमित था। हर्ट्ज का भी प्रयोगशाला तक सीमित था, जेसी बोस की प्रयोगशाला प्रयोगशाला तक सीमित था। क्यों कह रहे हैं इस चीज को? क्योंकि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, उनकी लंबाई कई किलोमीटर तक उत्पन्न की जा सकती थी, लेकिन क्या किसी आप प्रयोगशाला में किसी तरंग की लंबाई को कई किलोमीटर तक उत्पन्न कर सकते हैं? तो नहीं, जाते हुए दिखा नहीं सकते उसको आप कि इतना दूर तक ये उत्पन्न हुआ है। तो बाद में आया मार्कोनी, और मार्कोनी ने कहते हैं ना, फाइनली इट सक्सेसफुली एक्सपेंडेड, मतलब इन्होंने इस प्रैक्टिकल को प्रयोगशाला से बाहर करके और विद्युत चुम्बकीय तरंग को काफी अच्छा विस्तारित करके, मतलब कई किलोमीटर तक विस्तारित करके इन्होंने आखिर प्रदर्शित कर दिया। यदि हम बात करें मैक्सवेल के बारे में तो हमने पूरा पढ़ ही लिया है। देन हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन जेसी बोस, इनके बारे में दो चार लाइन और मार्कोनी की दो चार लाइन पढ़ने वाले हैं, बस हो गया। मेन है हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वही एक्सपेरिमेंट को थोड़ा चेंज करके जेसी बोस और मार्कोनी ने यूज किया था। तो हर्ट्ज का स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, तो हर्ट्ज की एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसमें कुछ डायग्राम है, तो मैं कुछ डायग्राम बताना चाहूँ कि यहाँ पे जो P1 होता है वो धातु की प्लेट है, मतलब P1 P2 दोनों धातु की प्लेट है, और S1 और S2 दोनों धातु के गोले हैं जो P1 और P2 से संबंधित है। S1 और S2 के बीच में गैप होता है, उनके बीच कुछ नहीं होता। आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ब्लैक वाली तीन ठो लाइन, ये क्या होती है बताऊंगा मैं। ये जो बीच का गैप होता है ना, इस गैप को अपन कहते हैं चिंगारी अंतराल या फिर स्पार्किंग गैस। नाम से स्पष्ट हो रहा है, चिंगारी या स्पार्क किसी प्रकार से, तो यहाँ पे होगा, कैसे होगा भी समझाऊंगा मैं। साथ ही साथ S1 और S2 का संबंध अपन प्रेरण कुंडली से करते हैं। ठीक है, अब ये जिसका सेकंड पार्ट है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, इधर वाले पार्ट को बाद में। ठीक है, अभी केवल लेफ्ट साइड के पार्ट को अपन देखते हैं। तो ओके, लेफ्ट पार्ट में हम बता क्या रहे हैं कि प्रेरण कुंडली की सहायता से अपन क्या करते हैं, इसमें लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं। कितना? 10,000 वोल्ट का। जब 10,000 वोल्ट का विभवांतर इसके अंदर उत्पन्न करते हैं अपन S1 और S2 के पास, तो इनमें कई ज्यादा मात्रा में इनमें आवेश का मान बढ़ने लगता है। जब आवेश का मान S1 और S2 में बढ़ने लगता है, तो ये आवेश को क्या करते हैं, क्षरण करना स्टार्ट कर देते हैं। कहने का मतलब है कि S1 ऐसे लिए, S2 ऐसे लिए, तो S1 से S2 की ओर या S2 से S1 की ओर आवेश प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक प्रकार से S1 और S2 दोनों संधारित्र की तरह व्यवहार करते हैं। संधारित्र की तरह क्यों? क्योंकि हमें पता है संधारित्र में जो आवेश होते हैं वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर जाते रहते हैं, चाहे लेफ्ट से राइट जाएंगे चाहे राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो S1 S2 में क्या होता है कि यही आवेश जो होते हैं, अब S1 से S2 में जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं, वो बीच के जो गैप होते हैं उसमें जो वायु रहती है उसको आयनित कर देते हैं। वायु में आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में कई सारे गैसें होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो बहुत सारी गैसें मिक्स होती है। तो ये क्या करती है, गैसों को आयनित कर देती है। हम आयनित करने का मतलब क्या है कि हमने केमिस्ट्री में तो पढ़ा है, Na और Na, Na और Na प्लस, Na प्लस थोड़ा डिजाइन बिगड़ गया, Na और Na प्लस। तो Na प्लस का मतलब क्या होता है कि Na प्लस मतलब वो आयनित हो गया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब गैसें आयनित हो जाएंगी, जब वायु आयनित हो जाएंगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। तो अब S1 और S2 के बीच में जो आवेश है और जो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों क्या करेंगे, S1 S2 के बीच में दोलन करने लगेंगे। मतलब S1 S2 S2 S1 S1 S2, इस प्रकार से आगे पीछे दोलन करने लग जाते हैं। ठीक है, बात में क्या हुआ, स्टार्टिंग से बोलता हूँ। प्रेरण कुंडली से अपन
10,000 वोल्ट का विभवांतर देते हैं, जिससे S1 और S2 में आवेश का मान बढ़ता जाता है, और ये जो आवेश होता है इसकी सहायता से जो बीच की वायु होती है वो आयनित हो जाती है। आयनित होने के कारण उससे इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और आवेश S1 और S2 के बीच में दोलन करने लग जाते हैं। S1 और S2 एक प्रकार से संधारित्र का ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे S1 S2 के बीच में दोलन तो कर रहे हैं, लेकिन दोलन के बाद यदि हम बात करें इसमें, तो यहाँ जब दोलन करना स्टार्ट करते हैं, दोलन से यहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती है। अब ये तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे थी कि नहीं थी, इसका निर्धारण अपन करते हैं इसके सेकंड पार्ट से। मतलब ये सॉरी संसूचक। संसूचक क्या होता है? एक डिटेक्टर होता है, जिसे डी लिखते हैं, डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब डिटेक्ट करने वाला। आपने कैसे चीज पढ़ी होगी कि जैसे मॉल में या किसी सिक्योरिटी वाले जगह में जब जाते हैं तो एक चेक करने के लिए एक उपकरण लोग लेते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा चेक करते हैं बॉडी को, या किसी बैग को चेक करते हैं एयरपोर्ट में जैसे। तो ये चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई चीज, कोई विस्फोटक चीज है कि नहीं है, ये पता चल जाए। अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो उसे कहते हैं डिटेक्टर। तो यहाँ पे क्या डिटेक्ट करेगा? यहाँ पे यह डिटेक्ट करेगा कि S1 और S2 के बीच में जो स्पार्किंग गैप था, चिंगारी अंतराल, उसमें से जो तरंगे निकली है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है कि नहीं। ठीक है, इसको डिटेक्ट करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा थ्योरी दिखाता हूँ इसकी मैं, फिर डिटेक्टर के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। बाकी प्रेषित्र, अच्छा दो पार्ट है ना, जो लेफ्ट साइड ऑफ पार्ट देखे वो प्रेषित्र कहते हैं उसे अपन। तो ये समझिए P1 P2 धातु की दो प्लेट लेते हैं जिनकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। इन प्लेटों का संबंध मोटे तौर द्वारा दो गोले S1 S2 से होता है। S1 S2 के बीच में जो गैप हमने देखा ना चिंगारी अंतराल, वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। दोनों गोलों के बीच के अंतराल को स्पार्किंग अंतराल, स्पार्किंग गैप या चिंगारी अंतराल कहते हैं। इन गोलों का संबंध प्रेरण, क्या बोलते हैं, इन दोनों गोलों का संबंध प्रेरण कुंडली से होता है, जिसकी सहायता से लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो 10,000 वोल्ट का विभवांतर हम इसमें से उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए ठीक है। देन सेकेंड होता है संसूचक। संसूचक में यह तार का लूप होता है, तार का लूप डी होता है, जिसके सिरे धातु के गोले S1 डैश और S2 डैश से जुड़े होते हैं। देखो S1 S2 अलग होता है, ठीक है, ये S1 और ये S2 अलग होता है, और S1 डैश और S2 डैश अलग होता है। देन ये तो हमने देखा संसूचक के बारे में। अब इसकी क्रिया विधि क्या आती है, थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। कार्य विधि में हमने देखा था कि जब दोनों गोलों के बीच में उच्च विभवांतर लगाया जाता है तो उनके बीच की वायु आयनित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आयनित वायु और इलेक्ट्रॉन चिंगारी अंतराल में आगे पीछे दोलन करते रहते हैं, जिससे विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न हो जाती है। ओके ठीक है। देन धातु की जो प्लेट है वो अल्पधारिता सी की तरह, जो S1 S2 वाले भाग थे ना, उस सी की तरह कार्य करने लग जाते हैं। और अल्प प्रेरकत्व L, हमें पता है कि प्रेरण कुंडली वो प्रेरकत्व उत्पन्न करेगी L। तो यहाँ जब अपन C की बात कर रहे हैं, L की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अल्टरनेटिव करंट पढ़ा है, जिसमें हमने कई सारे विद्युत परिपथ पढ़े हैं, एक R वाला, एक C वाला, एक L वाला, फिर दोनों कंबाइन वाले। तो जब L और C साथ में कंबाइन होते हैं तो इनके लिए जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, उसमें आवृत्ति भी निकाला था हमने, तो वो न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर एल सी, ये फॉर्मूला बनता है। 10 अब संसूचक वाली बात अब यहाँ पे आती है। संसूचक में आखिर बात क्या था कि जब विद्युत चुम्बकीय तरंगे संसूचक तक पहुंचती थी, मतलब S1 डैश और S2 डैश के बीच में, तो S1 डैश और S2 डैश के बीच उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाता था। फलस्वरूप उनके बीच की दूरी, उनके बीच के अंतराल की वायु में विद्युत विसर्जन होने लगता था, मतलब वही चीज। ठीक है, ये जो था विभवांतर, इनके बीच के अंतराल में विद्युत विसर्जन होने लगता था। अब विद्युत विसर्जन होगा मतलब आवेश निकलना, तो वही है कि इससे चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी, मतलब उसमें वही चिंगारी देखने मिल गई। इस प्रकार इस प्रयोग से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की पुष्टि हो गई। डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया कि वो जो तरंगे होंगी, क्योंकि सेम वेव आरेस में दिखा रही थी, मतलब वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे थी। ओके ठीक है। देन अब महत्वपूर्ण निष्कर्ष कि आखिर इससे क्या हमको महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने मिला।
तो फर्स्ट ये कि हर्ट्ज ने पाया कि जब प्रेषित्र और संसूचक एक दूसरे के समांतर होते हैं तो चिंगारी जो होती है अधिकतम होती है। याद रखना इस पॉइंट को, क्या कि समांतर जब होंगे तब चिंगारी क्या थी, अधिकतम। किंतु जब ये अंतराल एक दूसरे के लंबवत जब होते थे तो कोई चिंगारी नहीं निकलती थी। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकला कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे ध्रुवित होती है। हाँ, चूंकि ध्रुवणी घटना क्या, अच्छा पहले ध्रुवित की बात कर लेते हैं। ध्रुवित मतलब ध्रुवण की घटना। ध्रुवणी घटना हमें प्रकाश में देखने मिलती है। प्रकाश में उसको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं प्रकाश वाले चैप्टर में, उसमें उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, ज़्यादा सही रहेगा। इसमें मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ बस। यदि जो प्रेषित संसूचक के एक दूसरे के हमको समांतर देखने मिलते हैं, मतलब इस तरीके से, एक लाइन ये एक ये, दोनों एक दूसरे के समांतर देखने मिलते हैं, तो हमको मिलने वाला जो क्या बोलते हैं चिंगारी है वो हमको बहुत ज्यादा देखने मिलती है। लेकिन यदि ये एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, मतलब एक ऐसे ये लंबवत एक दोनों दूसरे के, तो यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। और जब एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं तो यहाँ पे हमको कोई भी लाइन दिखाई नहीं देती, कोई भी चिंगारी में परिवर्तन दिखाई नहीं देता। ठीक है, मतलब चिंगारी निकलती ही नहीं है कहने का मतलब। तो ये दर्शाता है ध्रुवणी घटना को, जो अपन प्रकाश में भी देखते हैं इस चीज को। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे ध्रुवणी घटना दर्शाती है। चूंकि ये ध्रुवणी घटना दर्शा रही है तो चूंकि हमें पता है कि ध्रुवण की घटना जो होती है केवल वो अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती है। ठीक है, इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। चलिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं इसके। 10, इस प्रयोग द्वारा केवल कुछ मीटर लंबी विद्युत चुम्बकीय तरंगे की उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था उसने केवल कुछ मीटर लंबी ही विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न किया था। मतलब ज्यादा दूर तक उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। जब ज्यादा दूर तक एक्सपेंड नहीं कर सकते तो उसका फायदा देखने नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन आगे चल के आए जेसी बोस। जेसी बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोलकाता में स्थित अपने प्रयोगशाला में इस एक्सपेरिमेंट को किया 1895 में। इस एक्सपेरिमेंट को किया और इन्होंने लगभग 20 मीटर से लेके 1.5 किलोमीटर तक इसको प्रसारित किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को वहाँ भारत के जो तत्कालीन गवर्नर थे उनके सामने इसको प्रदर्शित भी किया था। उनकी काफी ज्यादा तारीफ हुई थी इस चीज को लेके। लेकिन उनके एक साल बाद ही समथिंग मार्कोनी आए। मार्कोनी ने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को प्रयोगशाला तक ना ही रख के इसको बाहर किया और इन तरंगों को लगभग उसने कई सौ किलोमीटर तक, कई किलोमीटर मतलब कई सौ किलोमीटर तक इन्होंने इस चीज को प्रसारित करके दिखाया, विस्तारित करके दिखाया कह सकते हैं। ठीक है, मार्कोनी को अंततः इसमें काफी सफलता मिली। मेन तो हर्ट्ज ही है इसमें। जो अगर मैं इस पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर्ट्ज हर्ट्ज का पूरा एक्सपेरिमेंट है कि हर्ट्ज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो हर्ट्ज का पूरा एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ विद्युत चुम्बकीय तरंग का डेफिनेशन और जो मैक्सवेल के जिस भी समीकरण थे, 4 समीकरण, वो चारों समीकरण भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। देन नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों को। तो हम नेक्स्ट पार्ट में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को तो हम उसमें कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।